अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं आप सबकी अपनी गज़ल शाह और इस वक्त हम मौजूद हैं पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री के लेजेंड राइटर एंड डायरेक्टर मोहम्मद परवेज़ कलीम साहब के घर में। आज पलाक में चौधरी मोहम्मद कामरान इजाज़ जो हैं का ताज़ीती रेफरेंस था। आज हम उनके हवाले से बात करेंगे परवेज़ साहब से और उनकी ज़िंदगी के बारे में जानेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग उनको जानते भी हैं और जो न्यू जनरेशन है वो अभी कुछ जो हैं नहीं जानते। तो आज हम इनसे बात करेंगे कि उनकी ज़िंदगी कैसी थी और वो किस तरह के इंसान थे और उन्होंने अपनी ज़िंदगी की शुरुआत कहाँ से की और इख्तिताम तो आज आप सबके सामने ही है। तो बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। कैसे हैं सर? ठीक हैं आप? अल्लाह सर, आज जो चौधरी कामरान इजाज़ साहब हैं उनका ताज़ीती रेफरेंस था। तो आप भी वहाँ मौजूद थे और हाल में आपने जो गुफ्तगू की उनके बारे में सब की आंखें अश्कबार थीं। सर, कैसे इंसान थे वो? इंसान थे जी हमारे यहाँ। हमारी सोसाइटी में एक है कि हम लोग मरने के बाद लोगों के बढ़ा चढ़ा के कसीदे बयान करते हैं। जी हालांकि असूल जो है, असलूब ये है कि आप मरहूमीन जो होते हैं, जो इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं, उनके हवाले से जब बात करें तो उनकी खूबियाँ बयान करें, जी खामियों को जो है नज़रअंदाज कर दें। जी लेकिन चौधरी मोहम्मद इजाज़ कामरान के हवाले से मैं आपको एक अर्ज़ करता चलूँ, जी वो सचमुच एक इंसान आदमी था। मेरा उनका जो ताल्लुक़ है वो 86 में कायम हुआ, क्योंकि शानू स्टूडियोज़ में उनके जो मामू थे, मुल्क के नंबर आदमी थे, असलम पहलवान चौधरी मोहम्मद असलम उर्फ शुक्र वाला, शुक्र सही। एक मारूफ आदमी थे, जी बिल्कुल। बहादुर आदमी थे। ये उनके भांजे हैं चौधरी सही। मोहम्मद इजाज़ कामरान। देखिए, ज़िंदगी में लोग जो हैं जी वो बहुत कम किसी की तारीफ़ करते हैं बिल्कुल ऐसे ही और है। मरने के बाद तो दुनिया एक तारीफ़ों का एक सिलसिला शुरू कर देती है। ऐसे ही है। लेकिन मेरा अपनी ज़ाती राय ये है जी कि आप ज़िंदगी में ही जो अच्छे लोग हैं उनको अच्छा कहें और उनके बारे में अपनी राय जो हैं वो मस्बत रखें और ये मान जाएं इस बात को कि आप अंदर से तस्लीम करते हो, लेकिन बज़ाहिर आप जो हो वो पोस करते हो और दूसरों की अज़मत को तस्लीम करते हुए, किसी की अच्छाई बयान करते हुए हम बुखल से काम लेते हैं। और ये हम ऐसे में बहुत से लोगों में हमें आते हैं, ये बिल्कुल कोई ऐसे ही है। कॉमन है, ये ऐसे ही है। कोई ऐसा नहीं है। बारह चौधरी मोहम्मद इजाज़ कामरान असलम चौधरी मोहम्मद असलम और शुक्र वाला बड़े मारूफ फिल्म साज, जी मलंगी जैसी फिल्म उनके क्रेडिट पे है। ये ज़ेर तरबियत जो थे ये अपने मामू के थे, सही। जो असलम साहब थे। जो असलम साहब थे। इनकी सारी तरबियत, इनकी नशोनुमा, इनका जो एक बिज़नेस का एक सिलसिला, वो सारे का सारा अपने मामू से मुस्तार था। बहुत इनको गाइड किया और अक्सर मैं चौधरी इजाज़ से चूँकि मेरे फिल्म साज भी थे, मेरे उनका दो तरह के ताल्लुक़ थे, प्रोफेशनली भी जी और एक छोटे भाई की तरह मैं उन्हें समझता था और वो मुझे बड़ा प्यार देते थे। इस घर में बारहा मुझे छोड़ने के लिए आए। राजपाट जब मैं कभी जाता था तो वापसी के हमेशा वो मुझे छोड़ने के लिए आते थे।
वो फिल्मसाज भी थे, डिस्ट्रीब्यूटर भी थे, और अपने मामू से ये लेगेसी जो है ये उन्होंने ली। और देखिए वो मामू ही खाली नहीं थे, जी वो उनके देखा जाए जी तो गॉडफादर भी थे। वो सही। देखा जाए, देखा क्या जाए, हकीकत ये है कि वो उनके ससुर भी थे। अच्छा उन्होंने अपने इतने सारे भाई भतीजों के बेटों में से, बहनों के बेटों में से इनको सिलेक्ट किया सही। अपनी बेटी के लिए। किस कदर ज़ीरक आदमी थे, चूँकि मोहम्मद इजाज़ कामरान जो थे ना, जी जी जो हैं, बल्कि हमारे दिलों में हैं, थे मैं कह रहा हूँ, क्योंकि वो बिछड़ गए ना। जी जी बिल्कुल ऐसे ही। वो तो बिछड़ गए हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन यादें तो नहीं यादें नहीं बिछड़ती। बिछड़ती यादें कहाँ बिछड़ती हैं, वो तो ऐसे ही जान ही नहीं छोड़ती हैं आपका। ऐसे ही। तो इसी तरह ही मैं समझता हूँ कि चौधरी एजाज जो थे वो असल में इतने सारे लोगों में, यानी क्या ज़ीरक और क्या नज़र शनास थे चौधरी मोहम्मद असलम साहब, कि जिन्होंने जो अपनी बेटी के लिए इन्हें ही सिलेक्ट किया सिलेक्ट उन्हें। किया। और वो उनके दामाद भी थे, उनके बेटे भी थे, उनके भांजे भी थे, और उनकी ज़ेर तरबियत ही, उनके ज़ेर साया ही वो परवान चढ़े उस अंदाज से, कि जिस अंदाज से एक ज़माना साज, एक बेहतरीन शख्स बनाने में उन्हें जो है वो पहलवान जी का बड़ा हाथ है। फिर एक बात और है, ये सब जानते हैं। अब देखिए अब रॉयल पार्क जो है, जी बिल्कुल। हम अब रॉयल पार्क में आप हैरान होंगे कि यहाँ इतने ऑफिसेस थे फिल्म के। 120 फिल्म सालाना पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री बना रही थी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफिस थे वहाँ उन फिल्मों के। कोई, मेरा ख्याल है कुछ नहीं तो कोई 1000 से ऊपर ऑफिस होगा। अच्छा। और फिर ज़माने को तगय्युर है, तब्दीली आती है, अहद बदलते हैं, मौसम बदलते हैं, इसी तरह बदले। और रॉयल पार्क जो है वो एक एक करके दफ्तर बंद होता गया। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के जो नामवर सपूत थे, बड़े बड़े फिल्मसाज, वो अपने दफ्तर ऑफिस बंद करके किसी और बिज़नेस में लग गए। माँ का आंगन खाली हो गया। मैं माँ इसलिए कह रहा हूँ कि पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री हमारी माँ है, और सही ये है। जो स्टूडियोज़ हैं ना, ये जी हमारी माँ के आंगन हैं, सही। और हम लोग इसी में खेल कूद के बड़े हुए, इसी में हमने काम किया, इसी में हमने जो भी किया। ये हमारे नाम मकाम चीज़ें, ये सब इस फिल्म इंडस्ट्री की बदौलत है। वो दफ्तर एक एक करके बंद होने शुरू हो गए, लोग जाने शुरू हो गए, सही। मैदान छोड़ गए। लेकिन आप हैरान होंगे कि वाहिद दफ्तर था चौधरी मोहम्मद इजाज़ कामरान का रॉयल पार्क में, आज भी है, जहाँ जो आखिरी दिन तक आज भी खुला है। और इंशाअल्लाह मुझे यकीन है उनकी जो साहबजादी हैं वो डॉक्टर हैं, अच्छा। बड़ी तालीम याफ्ता बच्ची है, और परवरदिगार उसके नेक नसीब करे। आमीन। वो इंशाल्लाह अपने बाप की लेगेसी को, चूँकि वही ब्लड है, वो अपने बाप की लेगेसी को लेके चलेंगे। किसको नॉमिनेट करते हैं किस ऑफिस को वो रन करे, वो बेहतर जानती हैं। सही। तो बहरहाल उस ऑफिस में एक खूबी थी कि दोपहर में उनके यहाँ 25 से 50, 40, 30 आदमियों का खाना रोज़ाना, अच्छा माशाल्लाह। रोज़ाना बिला नागा, बरसहा बरस। हम भी कभी कभी चले जाया करते थे। सही। और फिर अफ्तारी का यह आलम था कि रोज़े आते थे तो एक ईद का समा होता था, लगता था एक ईद है। यानी बाहर लोग आते जाते, टेंट लगे हुए हैं, लोग आते जाते अफ्तारी कर रहे हैं, और अंदर उनके ख़ास दोस्त जो उनके बड़े प्यारे थे फिल्मसाज हजरात, वो अंदर बैठे हुए हैं, और आप यकीन कीजिए हर एक की प्लेट में वो परोस रहे हैं।
हर एक की प्लेट में उठा उठा के ये डाल रहे हैं, वो डाल रहे हैं। और एक दफ़ा किसी उनकी आदत थी, एक दफ़ा किसी शख्स ने कह देना ना, और बात बात चॉइस लभी हूँ ना मंगी, हूँ मंगिया तो मैं नहीं देना। तो इस तरह सही वो है। लोगों को किया करते थे। आप यकीन कीजिए, एक ईद का समा 30 दिन जो रोज़ों के होते थे, वो लगता था कि रॉयल पार्क में ईद है, हालांकि सिर्फ वो वाहिद दफ्तर था। दूसरे दफ्तर बंद हो चुके थे, वहाँ प्रिंटिंग प्रेस बन चुके थे, बिल्कुल अभी भी वही है। अभी भी वही है। तो ये वो एक सपूत था पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का, जिसने, और उनका ऑफिस हम सब के लिए फिल्म इंडस्ट्री था। अच्छा जी सर, जी सॉरी जी माजरत जी के जी। साथ, आपने अभी तक जितनी भी बात की है और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था, मुझे ऐसे लग रहा था जैसे आंखों के सामने वो सारी चीज़ें हो रही हैं। आज पिलाक में उनका ताज़ीती रेफरेंस था, लेकिन वो लोग कहाँ गए जिन वो आए जो आया करते थे, जो वहाँ 20, 25, 30, 10 जितने भी लोग थे। तो ये लोग, जब कोई इतना इंसान काम करता है, इतनी मेहनत करता है, इतनी मोहब्बत करता है, इतना खलूस दिखाता है, जब वो इस दुनिया से चले जाते हैं, अमूमन मैंने देखा है जितने भी साल हो गए मुझे मीडिया में आए हुए, तो मैंने नहीं देखा कि उनके मरने के बाद वो लोग आए वहाँ पर, जिस तरह वो उनकी ज़िंदगी में उनको मिलते हैं। तो ये ऐसा क्यों करते हैं लोग? गज़ल जी, सच बड़ा कड़वा होता है। सर होने दें, लेकिन सच बोलना चाहिए जो। सच कड़वा होता है, और हालांकि झूठ जो है ना, वो बड़ा मीठा है। बिल्कुल। ठीक है, आप झूठ की मिठास जो है वो लोगों के जहन में उतारें, तो वो उनके ज़ुबान में उतारें, वो तो जायका उनके मुंह का जो है वो नॉर्मल रहता है। सच्ची बात करो तो आप यकीन करें कि आँखें जो हैं लोगों की वो काबिल दीद होती हैं। बात यह है कि हम काम जो है ना, सच ये है, आज काफ़ी लोग थे वैसे, 150-100 के करीब आदमी था, जी। लेकिन चौधरी मोहम्मद एजाज कामरान के ताज़ीती रेफरेंस पे कोई जगह ऐसी नहीं देखी मैंने, किसी का जनाजा ऐसा नहीं देखा पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में, चाहे वो फाइटर है, और चाहे वो फिल्मसाज है, चाहे वो डायरेक्टर है, चाहे वो राइटर है, चाहे वो लिरिकिस्ट है, चाहे वो कुछ भी है। जी आप यकीन कीजिए, पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री से अगर वो वाबस्ता है तो चौधरी मोहम्मद एजाज कामरान वहाँ पहुँचा हुआ है। बिल्कुल किस्सा ऐसे ये ही। है कि वो असल में, उसके अंदर एक बात थी, वो ये नहीं चाहते थे कि मेरा कोई बड़ा नाम हो फला, वो कहते थे अच्छा करो और अल्लाह से उसका रिज़ल्ट मांगो। रिजल्ट मांगो, बिल्कुल। वो सारी ज़िंदगी इस कुलिये पे कारबंद रहे। उन्हें नामो नमूद से देखिए, वो एक नामो नमूद की एक ज़रूरत होती है, सही। उन्हें ज़रूरत नहीं थी। वो ऐसे बंदे के यहाँ पले बड़े थे जिसका नाम यहाँ लंदन से भी आगे अमेरिका तक है, तो वो उनको नाम नमूद के इतना वो नहीं था, लेकिन वो अच्छाई करने में अपना सानी नहीं रखता था। वो उनकी एक जिबिल्लत थी उनके अंदर कि भाई मैं खिदमत करूं, अच्छा पूछूं किसी को। अब देखिए, कराची से जितने लोग आते थे जी। सब चौधरी मोहम्मद एजाज कामरान के ऑफिस में, इवन नदीम साहब, इवन जावेद शेख साहब जब कभी आना तो यार मन्ने के छोले खाने हैं, तो वो चौधरी एजाज के दफ्तर में, चूँकि बिल्कुल बैक साइड पे उनका ऑफिस है बहुत बिल्कुल बड़ा, ऐसे ही है। तो वहाँ, तो वो एक मेहमान नवाज होना एक अलग चीज़ है। एक होते हैं जो बंदे की कदर जानते हैं, ऐसे। वो बंदे को इस्तेमाल करना भी जानते हैं, लेकिन चौधरी तो बंदा परवर था। चौधरी इस्तेमाल करने के उसमें नहीं होता था, वो तो सही। अपने दोस्तों के साथ इतना मुखलिस आदमी था। हाँ, कड़वा था। अब आप पूछेंगे भी कड़वा है तो बिल्कुल। इखलाक। मुझे भी, आपने जब फर्स्ट टाइम, याद है एक हम इवेंट में गए थे, तो वहाँ आपने उनको बताया कि ये गज़ल शाह हैं, हाँ, और उनके बारे में तो आपने मुझे बताया था। मुझे पता नहीं किस बंदे ने पूछा कि, मैंने पूछा, मैंने कहा ये कौन थे, मैं तो इनको नहीं जानती। तो मैं कहा जो हैं सर ने मुझे मिलवाया है इनके साथ। तो उन्होंने कहा ये बड़े गुस्से वाले भी हैं, बड़े धड़ल्ले वाला बंदा है।
तो मैंने कहा मुझे यकीन है इस बात का कि मुझे जिन्होंने मिलवाया है ना मोहम्मद परवेज़ कलीम साहब, तो वो मुझे किसी ऐसे शख्स के साथ इस तरह नहीं मिलवा सकते जिस तरह वो मिलवा रहे। यकीनन वो बंदा ऐसा ही होगा। तो बस वो मुलाकातें थी, उसके बाद अक्सर हम देखते थे। फिर आपकी जब तबीयत ख़राब हुई लास्ट टाइम, जब आगा साहब की डेथ हुई, तो वो मेरा मोबाइल रह गया। उन्होंने जब मैंने बताया एक बंदा गाड़ी में बैठा हुआ था उनकी, तो मैं आपको लेके, आपकी तबीयत इतनी ख़राब थी, तो वो जब मेरा उसने मुझे ऐसे करके पकड़ के ऐसे कि, तो मैंने जब उसको गुस्से से, मुझे उस वक्त भी नहीं पता था, मैं अपनी सेफ्टी के लिए मैंने उनको ज़रा गुस्से से कह दिया। मैंने कहा तमीज़ से ज़रा करें, आपने मुझे हाथ क्यों लगाया है? तो चौधरी कामरान एजाज साहब बैठे हुए थे, गाड़ी ड्राइव कर रहे थे, उन्होंने ऐसे मुझे देखा पीछे ऐसे, तो वो एक बंदा था पता नहीं इधर इंडस्ट्री का ही है, उन्होंने उसको इतने गुस्से से और एक बात जुमला कहा, मैं क्या बताऊँ, मतलब गुस्से से गाली दी कि अब मैं तुम्हें क्या कहूँ इस वक्त। खैर आपको मैं लेके उतर गई तो मेरा मोबाइल रह गया उनकी गाड़ी में। अब मुझे आपकी टेंशन थी। वो जब वहाँ चला गया तो वो कहता है कि लड़की थी कौन, बड़ी दबंग टाइप थी। तो साजिद यज़दानी साहब ना, उन्होंने मेरी पिक्चर लगी हुई थी पीछे ना, उन्होंने कहा ये तो गज़ल शाह है। कहता है ये कौन है लड़की? कहता है मीडिया की है। कहता है बड़ी दबंग टाइप है, तो इसने तो देखा ही नहीं है, इसने तो उस बंदे की उतार के रख दी है। लेकिन सही किया उसने। फिर उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने बड़ी उनकी की। फिर मुझे फ़ोन किया साजिद यज़दानी साहब ने कि जी अब वो कोई चीज़ भी ले आए साथ खाने के लिए, आपका मोबाइल मिल गया। मैंने कहा मेरा मोबाइल आपके पास है? आपके पास कैसे चला गया? कह रहे मेरे पास नहीं था, चौधरी कामरान एजाज साहब की गाड़ी में था। तो अब हम उनके दफ्तर में हैं रॉयल पार्क, तो वहाँ आ जाओ आप। तो फिर हम दोनों गए वहाँ पर, जाके मैंने मोबाइल उनसे रिसीव किया, और वो जो चने आप कह रहे हैं वहाँ से हमने नान चनों का नाश्ता भी किया, और करके हम वापस आ गए। उसके बाद फिर शाम बाबू के साथ उनकी बातचीत हुई, उन्होंने मेरे बारे में फिर उनसे भी डिस्कस किया, तो उन्होंने भी बताया कि नहीं ऐसे ऐसे है। तो कहता नहीं अच्छी लड़की है। उसके बाद उनकी वो तबीयत ख़राब हो गई, मेरा ख्याल उनका कोई ब्रेन हेमरेज हुआ था आई थिंक, पता नहीं क्या मसला, वो बीमार हो गए, फिर वो बाहर चले गए। उसके बाद फिर बस मुलाकात होती थी, कभी बातचीत नहीं उनके साथ हुई। तो सर इनका जो फिल्मिंग कैरियर था, इन्होंने कितनी फ़िल्में बनाई? देखिए जी, बहुत सी फिल्में बनाई उन्होंने, कम से कम 10-12 फिल्में बनाई हैं, लेकिन सही। इत्तेफाक ये है कि उनमें से 4 फिल्में मैंने लिखी। 7 फिल्में आपने लिखी? 4 फिल्में। 4 फिल्में, सही। और अल्लाह कौन ने कौन सी? बड़ा मैच, हमारे स्टार भी बड़ा मैच करते थे। अच्छा। उसमें सुल्ताना डाकू हिट हुई, अच्छा। आसुबिल्ला हिट हुई, हाँ आसूबिल्ला। भाई लोग हिट हुई, अच्छा। ठीक है, सल्तनत सैमी हिट थी, और एक फिल्म बहुत बुरी तरह फ्लॉप हुई, वो थी ब्लाइंड लव। ब्लाइंड लव लव। वो बहरहाल खैर उसका जिक्र भी कभी लिखूँगा। बहरहाल तो वो इतना काम उनसे। फिर उनके ड्रामे, अच्छा सर, ड्रामे कौन कौन से बनाए उन्होंने? इन्होंने बड़े ड्रामे बनाए, कनीज़ इनका बड़ा हिट था। अच्छा। बड़े ड्रामे और बड़ा, अब वो मलंगी बनाने के प्रोग्राम में थे कि उसको सीरियल की शक्ल में बनाए दोबारा। सही। बहरहाल ये तो ज़िंदगी मोहलत देती है नहीं देती है। ये मैं आपको बता रहा था कि चौधरी मोहम्मद एजाज कामरान जी। जितने बड़े डिस्ट्रीब्यूटर थे, जितने बड़े फिल्मसाज थे, उससे बहुत बड़ा इंसान था। और ये बात मैंने फिर दोबारा कह रहा हूँ कि ये आदत है हमें कि मरने के बाद हम लोग बड़ी अच्छाइयाँ बयान करते हैं। खुदा की कसम वो बंदा बड़ा आदमी था, इतनी वुसअत, अपने से छोटों को भी और अपने से बड़ों की भी इज़्ज़त, कमतर को भी वैसे ही कि ये कमतर है उसे हेट नहीं करना, उससे मोहब्बत करनी है। और आप देखिए, दयालु एक लफ्ज़ है, उसके पास जो भी अपनी गर्ज लेके छोटी मोटी गया है, सही। उसने सबकी गर्ज पूरी किया। खाना खिलाया, चाय पिलाई है, और जाते हुए उसे कुछ उसकी खिदमत भी की है। और मुखय्यर
कहते हैं ऐसे लोगों जी को, बिल्कुल ऐसे ही है। और जो कार्य खैर करते रहे, और उस वो उनका ये तो इत्तेफाक से दिल की माना करता था। उनकी एक आदत थी, वो दिमाग से ज़्यादा दिल की मानते थे। सही और देखिए ये दिल कितना धोखेबाज होता है सही कि बात है। वही उनको धोखा दे गया, बंद हो गया कमबख्त। ठीक है, और इतना बड़ा आदमी और इतना अच्छा आदमी। अच्छा, लोग जानते हैं जी वो एक बड़ा कड़वा था, दबंग टाइप। दबंग भी थे, कड़वा भी था। देखिए कड़वा इसलिए था कि सच्चा था। सच्चा बंदा हमेशा कड़वा होता है, खत्म उसमें हो गई बात, मिठास नहीं होती है। मुझे आगे एक्सप्लेन करने जी की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। वो बुनियादी तौर पे एक सच्चा आदमी था, लिहाजा वो कड़वा था, बिल्कुल क्योंकि सच तो होता ही तल्ख है। बिल्कुल, वो कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। ठीक है ना जी। तो लेकिन जहाँ तक कभी कभी अपनों पे भी गुस्सा उन्हें आ जाता था, लेकिन आप यकीन कीजिए कि आहिस्ता आहिस्ता उस शख्स ने ख़ुद को इतना चेंज किया। मैंने पिछले 15 सालों में, 35 साल से मेरा उनका ताल्लुक़ है, 15 साल से मैं देख रहा कि चौधरी मोहम्मद एजाज कामरान मोल्ड हो रहा है। वो क्या था कि लोगों को पता ही नहीं है। लोग समझते हैं मतलब एक पहलवान था बड़ा, ये वो, लोगों को ये पता नहीं है। वो शायरी से रग़बत रखते थे। अच्छा। वो शाह हुसैन को ऐसे रातों को पढ़ता था कि मैं आपको नहीं बता सकता। वो वारिस शाह जी को उन्होंने पढ़ा, उन्होंने मोहम्मद शाह जी को पढ़ा, उन्होंने हुसैन जो है शाह हुसैन जी उनको पढ़ा। वो पंजाबी पोइट्री से मैंने किताब ला के दी डॉक्टर मोहन सिंह दीवाना की, सावे पत्तर, वो उन्होंने पढ़ा। वो पढ़ने उसका शौक़ था। वो आर्टिस्ट नहीं थे, सही आर्टिस्ट बनाने वाले थे। बिल्कुल। लेकिन वो आर्टिस्ट अगर नहीं था ना, तो वो किसी आर्टिस्ट से, किसी फनकार से कम भी नहीं था। उसके अंदर म्यूज़िक की इतनी हिस्से, वो मास्टर अब्दुल्ला के आशिक थे। अच्छा। क्योंकि सारी फिल्में जो पीछे मास्टर साहब की ज़िंदगी में जी जितनी फिल्में, मलंगी सेबा बेबा, वो शहबाज अकमल के जो है वो अकमल साहब का साहबजादा, उसको 2-3 फिल्मों में इन्होंने लिया। उसमें भी मास्टर अब्दुल्ला ही हर दफ़ा मौसीकार थे उनके। और मास्टर अब्दुल्ला को मौसीकार होना इस बात की ज़मानत है कि ये बंदे मौसीकी को थोड़ा शुद्ध बुद्ध रखते हैं, वरना कोई मास्टर अब्दुल्ला को नहीं ले सकता। चौधरी एजाज में ये सारी खूबियाँ बदरजा अतम मौजूद थीं। वो ये फिल्म साज होना और डिस्ट्रीब्यूटर होना और बहुक्म बारी ताला सरमायादार होना, ये सारी चीज़ें मेन जानब अल्लाह होती हैं। और ये जो फ़नकार है ना, ये फ़नकारी जो है, ये जो उसके अंदर एक छोटा सा फ़नकार भी छुपा हुआ था, जिसको लोगों ने कभी गौर नहीं किया उस पर। मैं आ चुके थोड़ा सा, मेरी आदत है, मैं ज़माने में से जब गुज़रता हूँ ना, तो मैं कैफ़ा शनासी के अलावा वो कोने खुदे भी देख रहा होता हूँ जो मेरे आँखों के सामने से गुज़रते हैं। ऐसा ही है। तो मेरा मुशाहिदा, ऑब्ज़र्वेशन जो है वो ये है कि चौधरी मोहम्मद एजाज कामरान एक फ़नकार नहीं था बिल्कुल, लेकिन अंदर से थे। वो अंदर से बेसिक मैंने जो देखा है कि वही आर्ट लवर और जो होता है, जो खुद अंदर आर्टिस्ट रखता हो, किसी ना किसी ख़ानदान की वजह से या किसी ना किसी वजह से वो नहीं आ पाते सामने एज ए एक्टर, लेकिन वो अपनी मोहब्बत को दफन नहीं होने देते, मारते नहीं हैं, वो दूसरी तरह ले आते हैं कि मोहब्बत। एक्टर गजल जी नहीं थे वो आर्टिस्ट नहीं है, वो आर्टिस्ट था। ये जो हमारा क्रिएटिव काम है ना, ये जो फिल्म मेकिंग का जी, उसके हवाले से उनके अंदर आर्ट अच्छे जो ख्यालात हैं वो पनपते थे। वो अच्छी बात कहते थे। मैं स्क्रिप्टिंग के दौरान हमें बड़ा अच्छा मशवरा देते थे वो। मैंने उनकी जो फिल्में लिखी, मैंने देखा कि उसने अगर कभी मशवरा दिया तो बड़ा सॉलिड मशवरा दिया। और वो फिर वो एक, आप हैरान होंगे कि एक दफ़ा इस कदर वो कानूनी नकात को समझते थे
कि मैं तो कभी कभी हैरान हो जाता था कि यार अगर ये बंदा LLB कर लेता तो बहुत से वकील हजरात जो थे वो क्या करते, ये तो कानूनी नुक्तों से, क्योंकि मैंने एक दफ़ा एक बहस देखी उनके एक वकील के साथ उनके ऑफिस में, वो बात कर रहे थे, पता नहीं जावेद साहब नाम था उनका या कुछ ऐसा। तो मैंने उन्हें कहा भाई खुदा का वास्ता माफ़ कर दें, ये तो भाई आप तो किताबें पढ़ के वकालत की है, आपके पास डिग्री है, इनके पास डिग्री नहीं है, ये डिग्री से आगे कहीं सोच रहे हैं। तो वो बहरहाल सॉरी इजाज़ की एक ही साहबजादी औलाद नीना तो नहीं है उनके। अच्छा। तो मेरी दुआ है परवरदिगार आलम उनकी बच्ची को, उनकी बेगम को, उनके भांजों को, उनके भतीजों को, और एक बंदे का, दो बंदों का जिक्र करना मैं ज़रूरी समझता हूँ। जी सर। एक उनका बहुत पुराना साथी है, उनका लोग समझते हैं उनका मुलाजिम था, गोगा। गोगा। एक मेरे ही सामने महबूब नाम का एक लड़का, जो उनका ऑफिस, जैसे आप ऑफिस बॉय कह सकते हैं जी। पिछले 25 या 20 साल से मैं उसे देख रहा हूँ। अच्छा। वही है, मुझे और नहीं लोगों का पता, क्योंकि मेरा ख्याल है वो यतीम हुआ है। वो बच्ची यतीम हुई है और ये मुझे लगता है कि अब इनको कौन पूछेगा। तो मुझे यकीन है इंशाल्लाह चौधरी मोहम्मद एजाज कामरान की साहबजादी जो है, इंशाल्लाह जैसे वो अपने मामू की लेगेसी लेके चले, वो इंशाल्लाह जो अच्छाइयाँ हैं बाप की, वो बिल्कुल। सारी की सारी उनकी बच्ची लेके चलेगी, क्योंकि उस बच्ची में कॉन्फिडेंस भी है। और एक मैंने देखा है कि यकीन की मुसम्मम इरादे की मुकम्मल तस्वीर है, और अल्लाह पाक उसके नेक नसीब करे, मेरी दुआ है। मैं नहीं रहे, अल्लाह ताला उनको जवारी रहमत में जगह दे और उनके घर वालों को सब्र जमील अता करे, आपको भी सब्र दे, क्योंकि आपका भी उनसे बहुत ही लगाव मोहब्बत थी और बड़ा लंबा सफ़र था।